सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग पार्ट 6 कर रहे हैं, द थ्योरी ऑफ फॉर्म 2 द लॉन्ग रन मल्टीपल इनपुट मॉडल ऑफ चैप्टर 9। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पार्ट 5 तक कर लिया था, अभी हमारा पार्ट 6 होगा। इसमें हम रिटर्न्स टू स्केल से पढ़ेंगे, और इससे पहले हमने टेक्निकल एफिशिएंसी और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और यूटिलिटी के बीच में जो रिलेशन था वो हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने टीआरएस पढ़ा था यहाँ पर, ओके, टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम उसके आगे का कवर करेंगे। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये यू कैन वॉच। और ये जो पैराग्राफ में ये कुछ पहले पॉइंट्स दे रखे हैं, ये उस ग्राफ के एक्सप्लेनेशन है जो चैप्टर 8 में दिया गया है। मैं उसे आपको शो कर सकती हूँ इफ़ यू वांट। ओके, जो एक्सप्लेनेशन थी वो इस ग्राफ की थी, इस वाले ग्राफ की, फिगर 8.1 का सेकंड ग्राफ, कि इसमें ये पहले जो है कि कॉन्वेक्स है एंड देन इट इज़ बिकमिंग, ये पहले जो है कि कॉन्वेक्स है एंड देन इट इज़ बिकमिंग कॉनकेव। ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, रिटर्न टू द स्केल, रिटर्न्स टू स्केल। ओके, यहाँ पे ये हमें क्या बोल रहा है, assume that both inputs are scaled up by constant 1। and जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज़ में एक assumption we have created our own assumption, जो कि ये था कि हम y इक्वल टू एफ ऑफ x1 कॉमा x2 ले रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट वो भी था सिंगल। ठीक है, ये हमारे थे दोनों इनपुट, ये हमारा था इनपुट 1 और ये था हमारा इनपुट 2। ओके, एज वी ऑल नो। अब उन्होंने हमें ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम करते हैं, हमारा केस 1 है ना। ठीक है, केस 1 हमने यहाँ पे अज्यूम किया है क्या, कि बोथ x1 एंड x2 आर, देखिए यहाँ पे लिख रखा है दैट बोथ x1 एंड बोथ इनपुट्स आर स्केल्ड अप बाय अ कांस्टेंट t। ओके, दे आर स्केल्ड अप बाय अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से हमने उसे बढ़ाया है, मतलब मल्टीप्लाई किया है, जिसे हम t बोलते हैं, सच दैट t इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर वो 1 के इक्वल होगा तो हमने कुछ बढ़ाया ही नहीं है अपनी क्वांटिटी में। बट अगर वो 1 से बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने x1 को 2x1 कर दिया, तो यानी हमने इनपुट डबल कर दिया है, या फिर 2x2 कर दिया है, तो इनपुट सेकेंड इनपुट यानी इनपुट 2 हमने डबल कर दिया है। तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे कि हमने दोनों ही इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया है। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये फंक्शन, फिर ये जो इनपुट का फंक्शन होगा ये कुछ ऐसा दिखिएगा, y will look like function of tx1 कॉमा tx2। ठीक है, ये यहाँ पर भी गिवन हैगा। ठीक है, इफ आउटपुट चेंजेस बाय द सेम स्मॉल फैक्टर ऑफ t। ठीक है, देखो ये तो हमने इनपुट में चेंज कर दिया है। ठीक है, ये तो हमने इनपुट साइड में चेंज कर दिया, बट वो कह रहा है इफ़, है ना, ये तो देखो मतलब ये हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था जो हमने ऊपर लिख रखा वो था एफ ऑफ x1 कॉमा x2। ठीक है, बट अगर हमने इस तरीके से चेंज किया, इसमें हमने t मल्टीप्लाई किया है इनपुट में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी ये t से ही बढ़ता है, क्या बोला मैंने, अगर ये यहाँ से भी t से ही बढ़ता है, यानी इनपुट बढ़ाने पर यानी इंक्रीज़ करने पर सेम वे में आउटपुट भी इंक्रीज़ करता है, देन हम इसे कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, टू स्केल। ओके, कहने का मतलब ये है कि इनपुट अगर आपने डबल किया तो आपका आउटपुट भी डबल होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ x1 कॉमा x2, ठीक है, वो हमारे पास था। हम एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं विद अ नंबर। ठीक है, इसमें मैं t नहीं पुट कर रही हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट t की वैल्यू ले रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ x1 कॉमा x2। ठीक है, जो कि इक्वल हैगा किसके, मान लो वो इक्वल है 2x1 प्लस 3x2 के।
ठीक है, ओके। तो विच मीन्स हमें गिवन है, ये हमें गिवन होगा, ठीक है। ये 2x1 प्लस 3x2 पर नाउ लेट t इक्वल्स टू 2। मैं t को 2 मान लो, या फॉर एग्जांपल नॉट 2 नहीं मानते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। हम मान लेते हैं 4, t को मैंने मान लिया 4, ठीक है। फॉर एग्जांपल t इक्वल्स टू 4, सो दिस इम्प्लाइज y, ये जो हमारा फंक्शन हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 4x1 कॉमा 4x2, यही बन जाएगा। ये 4 लिखा है मैंने, ठीक है। ये 4x2 ये बन जाएगा। अगर ये करने पर इफ़ f ऑफ 4x1 कॉमा 4x2 विल इज इक्वल टू, अगर मेरा आउटपुट बढ़ाने पर, मेरा आउटपुट आई एम सॉरी आउटपुट नहीं, अगर मेरा इनपुट को सेम प्रोपोर्शन से स्केल करने पर मेरा आउटपुट भी स्केल होता है सेम प्रोपोर्शन से, यानी 4y आ जाता है अगर इधर, तो ये कांस्टेंट रिटर्न है। यानी जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ये थी, वो ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब स्केल करने के बाद अगर वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ ये कांस्टेंट रेट टू रिटर्न है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, 4y विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से। देखो 4x1 है, x1 है, इधर x1 था तो 2x1 में ये था, इसमें 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 4 इंटू 2x1 प्लस 4 इंटू 3x2 विच विल गिव अस 4y विल बी इक्वल टू 8x1 प्लस 12x2। कहने का मतलब ये है कि मैंने 4 गुना कर दिया सब कुछ, तो मेरा आउटपुट भी 4 गुना अगर हो जाता है तो वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, ओके। इट्स अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। ये और ये दोनों क्वेश्चन आपको ये आपको क्वेश्चन दी जाएगी, ठीक है, और आपको बता दिया जाएगा कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, तो फिर आपका टी की वैल्यू क्या रखने पर क्या आएगा, कुछ इस तरीके को क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी वैल्यू ये बन जाएगी, आपको डायरेक्टली टी को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ऐसा हो रहा है, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न में यही होता है कि हमारा इनपुट आप जिस वैल्यू से स्केल करते हो उसी वैल्यू से हमारा जो आउटपुट होता है वो भी स्केल कर जाता है, ठीक है। नाउ आई होप दिस इज क्लियर। अगले केस पे बढ़ते हैं, ठीक है। और यही यहाँ पे अंडरलाइनिंग में लिख भी रखा है, एंड आई हैव इवन मार्क्ड इट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यू गाइस कैन अंडरलाइन इट, ओके। और अगर इसे मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ, जैसे मैं अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, ये यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म दे रखी है, फॉर एनी t ग्रेटर देन 1 एंड एनी x, x2, मतलब x1 और x2 की वैल्यू कुछ भी हो, इफ़ f ऑफ t ऑफ x1 t ऑफ x2, ठीक है, विल बी इक्वल टू t ऑफ f ऑफ x1 x2, ठीक है। मतलब वैल्यूज़ इंक्रीमेंट कर देने पे हमारा जो y है ना, क्योंकि देखो हमने क्या एज्यूम करके चल रहे थे हम स्टार्टिंग में चैप्टर से ही, y विल बी अ फंक्शन ऑफ x1 x2, यही एज्यूम कर रहे थे ना। तो जब ये f ऑफ x1 क्या है, y है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t ऑफ y। देन अगर ये इसकी इक्वल है, यानी ये इसकी इक्वल है, मतलब ये f ऑफ x1 x2 तो y ही है ना, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अगर ऐसा है देन इट इज said to be a constant return, मेरी हैंडराइटिंग ख़राब हो सकती है, आई एम सो सॉरी फॉर इट, रिटर्न टू स्केल, ओके। तो हमारा ये केस बनता है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केस 2, इट्स नॉट अ टॉपिक, इट्स अ केस। हम केस 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, हम केस 2 में पढ़ेंगे डिक्रीजिंग, ये मैंने डिक्रीजिंग लिखा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ओके, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इसका पार्ट ये नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि इफ़ स्केलिंग अप बोथ इनपुट्स रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट करता है, इफ़ स्केलिंग अप बोथ इनपुट्स, यहाँ पर लिख रखा हैगा रिजल्ट्स
इन अ डिक्रीजमेंट ऑफ द आउटपुट्स, है ना, कहने का मतलब है इज लेस देन द स्केल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज सेड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, अगर इसे स्केल करने पर ये हमारा जो आउटपुट का रिजल्ट है, रिजल्ट्स डिक्रीज इन आउटपुट, ये सिंपल डेफिनेशन है। इफ स्केलिंग अप बोथ इनपुट्स रिजल्ट्स डिक्रीज इन आउटपुट, देन इट इज डिक्रीजिंग, ये एरो है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मैं आर एस लिख रही हूँ रिटर्न्स टू स्केल को, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके, जनरली मतलब इसकी जो मोर फॉर्मल फॉर्म होती है उसे हम कैसे लिखते हैं कि टी ऑफ, सॉरी दिस इज एफ, दिस इज एफ, फंक्शन ऑफ टी ऑफ x1 कॉमा टी ऑफ x2। एक तो ये है, ये दो टर्म्स बहुत कॉमन रहेंगी, ठीक है। अब देखो, और इस तरफ आप क्या लिख रहे हो, टी ऑफ टी इंटू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा x2, या आप कह सकते हो टी ऑफ y। अगर ये वैल्यू बड़ी है, यानी ये आपकी वैल्यू क्या है, ये आपकी इनपुट की वैल्यू है, और ये एक वैल्यू क्या है आपकी, ये आउटपुट की वैल्यू है। और हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, यानी हमारा इनपुट बढ़ाने से, पहले इनपुट था हमारा x1 x2, अब हमने tx1 tx2 कर दिया। अगर इनपुट बढ़ाने से हमारा यहाँ पर ये कम हो रहा है, यानी ये ग्रेटर देन है, तो हमारे पास आ जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, फॉर एनी t ग्रेटर देन 1 एंड फॉर एनी x1 x2, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके, कहने का मतलब हमारा इनपुट इस केस में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में हमारा इनपुट हम जिस प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे थे उसी सेम प्रोपोर्शन से हमारा आउटपुट भी बढ़ रहा था। बट डिक्रीजिंग रिटर्न्स स्केल में क्या होता है, ये उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ता बल्कि ये कम हो जाता है, ठीक है। हम थर्ड केस करेंगे, केस थर्ड। हमारा जो थर्ड केस है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। सेम डेफिनेशन, इफ़ मैं बोल दे रही हूँ एंड यू कैन राइट डाउन इट, if scaling up both inputs results a increase in output, यहाँ पे decrease था, a increase in output, then it is increasing returns to scale, ठीक है। जनरली इसकी जनरल फॉर्म में लिख देती हूँ, f of t of x1 कॉमा t of x2 शुड बी लेस देन, मतलब हमारा इनपुट के लिए ये यहाँ पर प्रॉफिट होता है फॉर्म का, इस केस में प्रॉफिट हो जाता है फॉर्म का, ठीक है। f of x1 कॉमा x2 देन इट इज़ सेट टू बी अ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सेम डेफिनेशन है, सेम सब कुछ है, बस इन साइंस का आपको यूज़ करना होगा और आपको पता होना चाहिए कि लग कैसे रहे, ठीक है। ऑल आई हैव जस्ट समर्ड अप इन वन पेज, ओके। और इसके जो है कि पॉइंट्स ये दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लास्ट के थर्ड लाइन्स में लिखी गई है, वो ये है कि व्हेन आइसोक्वांट्स फॉर अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन एज ग्राफ्ड। अगर हम एक कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल के लिए आइसोक्वांट बनाते हैं, अगर हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के लिए आइसोक्वांट्स बनाते हैं ग्राफ पर, दे आर इवनली स्पेस्ड, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन बाद में मतलब पास हो जाएगी, कोई लाइन दूर हो जाएगी, वो इक्वली स्पेस्ड होता है। इन द सेंस दैट y इक्वल्स टू 2 isoquant is twice as far as the origin as y equals to 1 and the y equals to 3 isoquant is 3 times as far from the y equals to 1। कहने का मतलब ये कि हमारा जो देखो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल isoquants are evenly spread, ठीक है, i.e. distance between them is same, ठीक है। देखो, और इसका ग्राफ कैसे बनता है सबको पता है, हम इनपुट 1 को यहाँ पर जो कि प्लॉट करते हैं और इनपुट 2 को यहाँ पर प्लॉट करते हैं, और यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो y फंक्शन का बनता है, y इज़ अवर आइसोक्वांट, ठीक है। तो अगर मान लो कोई आइसोक्वांट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ओरिजिन से वो कितनी दूरी पे, ये मान लो ये y इक्वल्स टू 1 का आइसोक्वांट है, तो y इक्वल्स टू 2 का आइसोक्वांट इसका डबल दूरी पे होगा। कहने का मतलब ये इतना है ना, तो y इक्वल्स टू आइसोक्वांट का यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2 का है ये ग्राफ।
मतलब इन दोनों में सेम डिस्टेंस। अगर मैं y इक्वल्स टू 3 का बनाऊंगी तो इस डिस्टेंस का 3 गुना डिस्टेंस होगा। तो 1, 2 और 3 हम यहाँ पे ऐसे जाएंगे यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू 3 का आइसोकॉन्ट ऐसे बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में भी कितने यूनिट का गैप होगा? अगर मान लो मैं यूनिट वाइज गिन रही हूँ तो मान लो 1 यूनिट का गैप है, तो इधर भी सेम होगा 1 यूनिट का गैप होगा, तो इधर भी सेम होगा 1 यूनिट का गैप होगा। ठीक है, ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट का गैप है। तो इन दोनों के बीच में 2 यूनिट का, इन दोनों के, इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच में, यानी ओरिजिन से लेके पॉइंट ABC, ठीक है, पॉइंट ओरिजिन से पॉइंट A का जो OA है वो, उसका डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट है। OB में उसका डिस्टेंस है 2 यूनिट, ठीक है, और OC में उसका डिस्टेंस है कितना? 3 यूनिट। बट अगर मैं कहूँ AB में कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट। BC में कितना डिस्टेंस है? BC में तो 1 यूनिट है। AC में कितना डिस्टेंस है? 1 और 1 इक्वल्स टू 2। कहने का मतलब ये है कि इनके यहाँ पे 1 यूनिट है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है आइसोकॉन्स। और ये सिर्फ किसके केस में होता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये किसी और उसमें नहीं होता है, ये सिर्फ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में होता है। ठीक है, हमें वो ग्राफ बनाना सिखा रहा है इन इंक्रीजिंग। दूसरा केस जो हमारा था ग्राफिकली, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली। अब दूसरा केस हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है, इंक्रीजिंग RS। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन आइसोकॉन्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर। कहने का मतलब है हम जैसे ही ओरिजिन से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो आइसोकॉन्स हैं वो मान लो पहले इतने थे, इतनी दूर पे थे, ठीक है, ये y इक्वल्स टू 1 का है, ये y इक्वल्स टू 2 का है, ठीक है, तो अब वो पास आते चले जाएंगे एक दूसरे के। तो मतलब अब थर्ड वाला ना इतने डिस्टेंस पे नहीं बनेगा। वो देखो यहाँ पे इतना डिस्टेंस था, इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस था, ओ ए के बीच में, ए बी के बीच में कम हो जाएगा, बी सी के बीच में और कम हो जाएगा, ठीक है, और फिर बी डी के बीच में तो और ही कम हो जाएगा, सी और सी डी के बीच में अलग ही कम हो जाएगा। यहाँ पे बी पॉइंट है तो y इक्वल टू 3 के लिए, y इक्वल टू 4 के लिए, तो मतलब विद आर गेटिंग जो आइसोकॉन्स है, आइसोकॉन्स गेट्स क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ना हमारा जो थर्ड केस था इन्होंने बताया है, थर्ड केस में इन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग हाँ इन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आइसोकॉन्स जो होते हैं हमारे, आइसोकॉन्स जो होते हैं हमारे हो जाते हैं गेट फार एंड फार अपार्ट, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर ही होते चले जाते हैं। ये बुक में मेंशन कर रखा है, मैं दिखा दूँगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिन के पहले इतना पास था हमारा आइसोकॉन्ट, ठीक है, ये ए है, ये ओ 0 पॉइंट है, यहाँ पर x1 हम प्लॉट करें, यहाँ पर x2 प्लॉट करें, तो हमारा जो आइसोकॉन्ट है इतना डिस्टेंस फिर बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा फिर यहाँ से जाएगा मान लो, ठीक है, ये y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ है, हम ऐसा अज्यूम करें, ठीक है, तो b फिर और दूर हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा फिर कहीं सी का ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सी, तो y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि OA सबसे कम डिस्टेंस होगा, उससे बड़ा होगा AB का डिस्टेंस, उससे बड़ा होगा BC का डिस्टेंस, ठीक है। तो जब ऐसा डिक्रीज मतलब इंक्रीज होता हमारा जो डिस्टेंस होता है, जब वो इंक्रीज होता चला जाता है एक आइसोकॉन्ट से दूसरा आइसोकॉन्ट के बीच में, देन वी से इट कि वो डिक्रीजिंग RS है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ठीक है। ये देखिए, ये हमें दे भी रखा है ऐसे पॉइंट्स, ये ग्राफ है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हमें अंडरलाइन करना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वही ग्राफिकली ग्राफ का ही एक्सप्लेनेशन था कि वो एक दूसरे से दूर रहेंगे या ज़्यादा जो है कि पास जाएंगे या नहीं, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट्स एंड TRS इन द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल केस, ठीक है। ओके, a constant return to scale production function is this and scales output proportional है। अब हम ज़्यादातर जो है कि constant returns के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी तो यहाँ पर, ठीक है। तो constant returns to scale production हमने ले रखा है f(x) और जो कि वो बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर उसने हमें दे रखा है constant RS है वो, तो ये कंडीशन ऑफ कोर्स ये बात है सेटिस्फाई होगी,
ये मैंने कंडीशन लिखवाई है अभी, आप थोड़ा बैक जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द लेफ्ट ऑफ द इक्वेशन। देखो हमने जो इक्वेशन ले रखी थी कि हमारी जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल हमारे पास क्या थी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू। ठीक है ना, हमने क्या करा, इन कांस्टेंट आर एस, कांस्टेंट आर एस में एक सेटिस्फाई होती है इक्वेशन, इसको हम वन मान लेते हैं, वो ये होती है कि एफ ऑफ टी ऑफ एक्स वन कॉमा टी ऑफ एक्स टू इज इक्वल्स टू टी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू। ये हमारा डिफाइंड होता है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो उसने बोला कि डेरिवेट या डिफ्रेंशिएट बोलो। ठीक है, बात एक है डिफ्रेंशिएट। इसको हम इक्वेशन टू मान लेते हैं। इक्वेशन टू का इक्वेशन टू कौन सी उसकी साइड हमें डिफ्रेंशिएट करनी है, वो है ये लेफ्ट साइड आई ई डी बाई डी एक्स, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में करनी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन। ठीक है, तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, और क्योंकि हम इसे दो वेरिएबल्स है तो हम इसे पार्शियली डेरिवेट करेंगे। ठीक है, और एक्स वन के रिस्पेक्ट में करना है, किसको करना है, फंक्शन ऑफ टी ऑफ एक्स वन कॉमा टी ऑफ एक्स टू। क्या निकलेगा, ऑफ कोर्स मैथ्स बच्चा पार्टी ना जानती है इसका आंसर, हमारा जो इसका आंसर निकलेगा वही निकलेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी ऑफ एक्स वन कॉमा टी ऑफ एक्स टू। एक तो ये होगा ही होगा, अब क्योंकि अंदर ये क्वांटिटी तो ज़ीरो हो जाएगी जब हम किसी भी क्वेश्चन में अगर करेंगे, तो टी एक्स टू जहाँ लगेगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा, पर जहाँ टी एक्स वन लगेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम इसे ऐसे कहते हैं, टी एक्स वन डिवाइडेड बाई टी डी एक्स वन। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये जो हमारी क्वांटिटी है फंक्शन ऑफ टी ऑफ एक्स वन कॉमा टी ऑफ एक्स टू, ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा हमारा इसका, और यहाँ पर जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस क्वांटिटी को, तो क्योंकि टी एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और डी जो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन वन आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमने ये मान लिया। ठीक है, मतलब हमारी जो इक्वेशन होती है इसे हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये टर्म अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, ये क्या है, ये है तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट किसका, इसका, इस वेरिएबल का। अब तुम कहोगे यहाँ पे तो टी एक्स वन होना चाहिए था, टी एक्स वन कैसे होगा, अगर टी एक्स वन हो जाएगा तो वो टी बाहर नहीं आ जाएगा और फिर वो कट कर देगा, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स वन कॉमा टी एक्स टू। ठीक है, और इसमें क्योंकि हमारा टी भी इंक्लूडेड है तो हम यहाँ पर टी भी लगाएंगे। अब इसे एक मान लो क्वेश्चन नंबर वन। नाउ डिफरेंशिएट टी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू। ठीक है, आई ई आर एच एस ऑफ इक्वेशन सॉरी टू। ठीक है, आई ई, और इस हमें करना किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, एफ ऑफ टी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू। अब देखो मेरी बात ध्यान से, टी तो कांस्टेंट है तो टी तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, बचा एक्स वन और एक्स टू, तो हमारे पास वही फंक्शन में वही जो है कि लाइन्स वगैरह वो वही वैल्यूज़ रहेंगी जहाँ पर हमारा जो है कि एक्स वन और एक्स वन डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ओके, अब क्योंकि एक्स टू वाले टर्म को एक्स वन से डिफ्रेंशिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में हम दूसरा वेरिएबल को ज़ीरो ही मान के चलते हैं, और पहले वाले का मतलब जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में करना है हम उसका रिस्पेक्ट में करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका फिर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स वन विच इज़ नोन एज, अब ये एक मार्जिनल प्रोडक्ट का सही है, मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एम पी वन टी वन, एम पी वन टी, और ये हो जाएगा फिफ्थ इक्वेशन। ओके, आई मीन फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, नेवर माइंड,
दिस इम्प्लाइज, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर फ्रॉम 3 एंड ये था 4 इक्वेशन, ये है 4 इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या पता चलता है, टी एम पी वन इक्वल्स टू दिस एंड टी एम पी वन टी ऑफ नहीं, एम पी वन फंक्शन ऑफ x1 x2, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं इसको देखा और मैं इसको देखा, मैं एक बार समझ में आ गई कि, तो हमें ये पता चला कि इक्वेशन 3 और इससे हमें ये पता चला कि टी ऑफ एम पी वन टी ऑफ x1 कॉमा टी ऑफ x2 इज इक्वल्स टू टी ऑफ एम पी वन x1 कॉमा x2, बिकॉज हमने ये प्रूफ किया है, दिस इज़ अ प्रूफ, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दिस इक्वेशन, ठीक है। और एक बात ये भी बिठा देना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, एक बात ये भी बिठा देना ध्यान से कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, वो थोड़ा घुमा कर देता है, तो वो क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। और इस टॉपिक का जो ये एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, उसने यहाँ पर ये कंक्लूड किया है, इसी क्वेश्चन को वर्ड्स में लिखा है कि प्रोडक्शन इसके लिए होता है इफ़ बोथ इनपुट्स आर कैंसल्ड प्रोपोरली मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ इनपुट्स डू नॉट एक्सचेंज, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट इनपुट का एक्सचेंज नहीं होता है। A constant returns to scale production of function. MP1 and MP2 are constant as forms motive, always raised from the origin. To try put it another way, MP1 and MP2 remain constant as long as the input x1 by x2 remains constant. I'm sorry. Okay. ठीक है, तो हमने ये तो डेराइव कर लिया था। अब मैं इसी क्वेश्चन में टी ऑफ एम पी वन इक्वल्स टू एम पी टू हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवीजन में ला लूँ, यानी एम पी वन हमारा क्या होता है, एम पी वन ऑफ टी ऑफ अगर इक्वल्स टू में मैं लेकर आ जाऊँ और ये फिक्स रहता है हमारा अमाउंट एक्स टू बाई एक्स वन, कहने का मतलब ये है कि टी ऑफ एम पी वन ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, किसी भी मार्जिनल प्रोडक्ट का मार्जिनल जो है कि रेट होता है वो इक्वली होता है हमेशा, चाहे आप उसमें इनपुट में बढ़ोतरी ही क्यों ना कर रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर टी को मैं क्या करूँ, डिवीजन में ले जाऊँ, है ना, कहने का मतलब ये है कि टी विल बी इक्वल टू अब एक्चुअली हमने क्या किया, हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को जो है कि कांस्टेंट रखा है, ठीक है। मतलब इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन यहीं पे ही काम हुआ है, यहीं पे ही काम हुआ, और वो काम ये है कि टी से कैंसिल हो गया, है ना, हमारे पास यहाँ पे भी टी था ना, तो टी तो हो गया, सॉरी टी तो हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा इधर, एम पी वन, यहाँ पे टी लगेगा, टी ऑफ एक्स वन कॉमा टी ऑफ एक्स टू, ठीक है, विल बी इक्वल टू एम पी वन एक्स वन कॉमा एक्स टू। और यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी है कि इन दोनों लाइन्स के बीच में डिस्टेंस तब तक नहीं बिगड़ेगा जब तक स्लोप कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज टी आर एस एम पी वन डिवाइड बाई एम पी टू मार्जिनल प्रोडक्ट डोंट चेंज, टी आर एस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर ऐसा है टी आर एस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर कॉन्स्टेंट है तो टी आर एस यानी अगर मार्जिनल प्रोडक्ट डोंट चेंज, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर चेंज नहीं होगा तो हमारा जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो जीरो हो जाता है, टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन अदर वर्ड्स, फॉर कांस्टेंट रिटर्न सेल प्रोडक्शन द स्केल प्रोडक्शन शुड function if ones end up with both input or proportionality the technical rate of substitution stays constant in a graph, ठीक है। और एक ये लाइन है कि important, if you move away from the origin the slope isochords crossing that ray are all same, ठीक है, because they are getting closer and closer. So that's all for today now, see you in next class, bye bye.